वेलकम बैक। मैं पवन सोनी आपका डागोर एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 9, जिसे कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स कहते हैं, इसको चालू कर रहे हैं। इसको चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बच्चों, आप जब भी इसको पढ़ें, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, सबसे एक अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जब भी पढ़ें तो अपने कंसेप्टों को क्लियर करते हुए पढ़ें। जितने भी डाउट हो उनको, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके हर डाउट को मैं क्लियर करता हुआ चलूँ। तो चलिए एक बार चालू करते हैं चैप्टर को। ये आपके 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स के नाम से आपकी बुक के अंदर दिया गया है। इसके अंदर जो आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर आपको संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, सीएफटी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर एक शब्द आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो आपने पढ़ा होगा कि देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ आपको पूरा जो आपको चालू कर रहा हूँ चैप्टर को, आप देखिए, ध्यान से देखिए। बच्चों, आप जैसे जानते होंगे कि केमिस्ट्री के अंदर एक चीज होती है, इसको बोला जाता है बॉन्ड। इसको बोला जाता है बॉन्ड। तो सबसे पहले ये जरूरत होती है कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है। बच्चों, किसी भी अगर कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो प्रेजेंट है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर या कोई भी एलिमेंट एटम प्रेजेंट है, किसी एलिमेंट एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एलिमेंट एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो दो मैकेनिज्मों का सहारा लेता है। पहली मैकेनिज्म जो होती है वो होती है आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अगर पार्टिसिपेट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वो क्या करेगा, शेयरिंग कर सकता है। अगर पार्टिसिपेट एटम की जो है आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो इस कंडीशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं करके बल्कि इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करता है, जिससे कि आपको क्या करेगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब होता है केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉनों की जो है आपको क्या करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करने की मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करके ऑक्टेट कंप्लीट करने की मैकेनिज्म जो होती है, इसी को क्या बोला जाता है, आपको केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। केमिकल बॉन्ड जनरली क्या है, केमिकल बॉन्ड को जनरली उनकी स्ट्रेंथ की बेसिस पर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड करा गया है। पहले प्रकार का बॉन्ड जो होता है इनको बोला जाता है, आपको प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है बच्चों, प्राइमरी। इनको बोला जाता है प्राइमरी बॉन्ड बोलता है। और दूसरे प्रकार का बॉन्ड जो होता है इनको बोला जाता है सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी बॉन्ड का पहला टाइप जो होता है, वो पहला टाइप जो होता है आपको क्या करेगा, वो होता है आपको आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरे टाइप का बॉन्ड जो होता है इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरे टाइप का जो बॉन्ड होता है इसके अंदर आपको जो होता है, तीसरा टाइप का बॉन्ड होता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। तो ये तीन टाइप का जो होता है प्राइमरी बॉन्ड होता है। पहला टाइप का बॉन्ड जो होगा वो आयनिक बॉन्ड, दूसरे टाइप का बॉन्ड जो होता है प्राइमरी बॉन्ड के अंदर जो होता है आपको कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरे टाइप का बॉन्ड जो होता है इसको बोला जाता है आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर जो होता है पहले टाइप का बॉन्ड जो आता है इसको बोला जाता है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। दूसरे टाइप का जो बॉन्ड जो होता है इनको क्या बोला जाता है, आपको लंदन फोर्स बोला जाता है। इनके अंदर आपको क्या बोला जाएगा बच्चों, लंदन फोर्स बोला जाता है। लंदन फोर्स का पहला टाइप का जो बॉन्ड होता है वो आपको कौन सा होता है, वंडर वाल बॉन्ड होता है। वंडर वाल बॉन्ड होता है। दूसरे टाइप का बॉन्ड जो आता है इसके अंदर वंडर वाल बॉन्ड के बाद में दूसरे टाइप का बॉन्ड जो आता है वो आपको बॉन्ड होता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बॉन्ड कहलाता है। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बॉन्ड। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बॉन्ड दूसरे टाइप का बॉन्ड है। इसका जो लंदन फोर्स में तीन प्रकार के बॉन्ड आते हैं। पहला जो प्रकार का बॉन्ड आता है वो कहलाता है आपका वंडर वाल बॉन्ड। दूसरे प्रकार का बॉन्ड जो होता है इसको बोला जाता है आपको डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बॉन्ड। और तीसरे टाइप का जो बॉन्ड आता है जिसे बोला जाता है डायपोल इंड्यूस, डायपोल इंड्यूस डायपोल बॉन्ड, डायपोल इंड्यूस डायपोल बॉन्ड। तो बच्चों, ये आपको क्या करेगा, आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ आपको बॉन्ड का एक क्लासिफिकेशन कराया गया है।
ये मैंने आपको बताया कि बॉन्ड का जो क्लासिफिकेशन क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, क्या उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बेसिस पर आपने इसको क्या करा है, इन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड करा गया है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि बॉन्ड बनाया क्यों जाता है, बॉन्ड बनाने के पीछे रीजन क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट एटम है, अगर एलिमेंट एटम में उसका जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और आपको जैसे जानते होंगे आप इसके अंदर कि NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो दे रखा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉनों का प्रेजेंट होना, इसी को क्या बोला जाता है, ऑक्टेट बोला जाता है। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्रेजेंट है, या उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो एटम क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करेगा। तो हर एक एलिमेंट एटम की जो था आपको क्या करेगी, ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करके या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके वो क्या करना चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऐसा करने से क्या करेगा, आपको केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है। केमिकल बॉन्ड के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक टाइप का, पहला टाइप का जो अपने क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, इनको बोला जाता है प्राइमरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड जो होता है, इसके अंदर पहला टाइप का बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना हमेशा कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या करेगा, देखिए इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्पेशली ध्यान से देखना इसके अंदर कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा किसके बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड जो होता है सभी प्राइमरी बॉन्डों में से, आयनिक बॉन्ड जो दे रखा है सभी प्राइमरी बॉन्डों में से सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है। ये आपको मैं विशेष रूप से बताना चाह रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड सभी प्राइमरी बॉन्डों में आपको क्या करेगा, सबसे ज्यादा मजबूत जो होता है बॉन्ड होता है। और जनरली ये किसके बीच में बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपको क्या करेगा, मेटल एटम के बीच में बनता है। और किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल एटम के बीच में बनता है, नॉन मेटल एटम के बीच में बनता है। आप स्पेशली ऐसे ध्यान रखना, मेटल एटम के बीच में और नॉन मेटल एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड होता है, इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। मेटल एटम इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को, मेटल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आपको लूज करेंगे। नॉन मेटल एटम जो होता है इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, गेन करते हैं। तो मेटल एटम के कारण, इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के कारण इसके अंदर आपको क्या करेगा, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। और नॉन मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण आपको क्या करेगा, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। और इन दोनों टाइप के आयनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और जब भी आपको क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, इनके कॉम्बिनेशन से जब आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड बनते समय सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, कि जब भी आपको आयनिक बॉन्ड बनेगा तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। और इसी को क्या बोला जाता है, आपको लैटिस एनर्जी बोला जाता है। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और लैटिस एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड, स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों इस बात को आपको याद रखना है कि हमेशा जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होगा, एक मेटल एटम के बीच में होता है, एक नॉन मेटल एटम के बीच में होगा। और इसमें ये क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड सभी प्राइमरी बॉन्डों में से सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, वेयरएज सभी सेकेंडरी बॉन्डों में सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आप स्पेशल इस बात को याद रखिए, ये आपको क्या करेगा, पीएमटी आईटी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी प्राइमरी बॉन्डों में से सबसे मजबूत बॉन्ड जो होता है वो होता है आपको आयनिक बॉन्ड, और सभी सेकेंडरी बॉन्डों में सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है आपको कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जब भी आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा तो ये किसके बीच में बनता है, मेटल एटम के बीच में बनेगा और नॉन मेटल एटम के बीच में बनता है। मेटल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, गेन करने का काम करता है, लूज करने का काम करेगा। मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूज करेगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। और नॉन मेटल एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, तो गेन करने के कारण इसके अंदर नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनता है, इन कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या बोला जाता है, आपको आयनिक बॉन्ड बोलता है। और जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, कुछ अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी कहा जाता है। सेकंड टाइप का बॉन्ड आपने पढ़ रहे हैं इसके अंदर, सेकंड टाइप का बॉन्ड जो होता है इसको बोला जाता है, आपको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जनरली क्या करेगा, आपको इसके अंदर आपको क्या करेगा, दो नॉन मेटल एटम, दो या दो से अधिक नॉन मेटल एटम जो होता है, नॉन मेटल एटम जो होता है
एक नॉन मेटल एटम हो गया यहाँ पर आपको, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करेगा, दूसरा नॉन मेटल एटम हो गया, नॉन मेटल एटम हो गया। दो नॉन मेटल एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है, जबकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दे रखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपको कैसे दे रखी है, अगर सेम दे रखी है तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करेगा, मेटल एटम और नॉन मेटल एटम के बीच में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने के कारण आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनता है। और ये वाला बॉन्ड जो होता है, जब आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है आपको कैसे होती है, बिल्कुल सेम होती है, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग टेक प्लेस होती है, और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग टेक प्लेस होने के कारण यहां पर आपको जो बनेगा वो होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब पार्टिसिपेंट नॉन मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, आपको सेम होती है, तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने के कारण जहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा कहलाता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। लेकिन अगर पार्टिसिपेंट नॉन मेटल एटम की जो होती है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा अंतर पाया जाता है, तो शेयरिंग तो वहां भी होगी, क्योंकि अगर दो नॉन मेटल एटम होंगे तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, लेकिन कंडीशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करेगा, डिफरेंस होगा। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस प्रेजेंट होता है तो इस समय पर जो बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। अनदर क्लास होती है, कोवलेंट बॉन्ड को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड करा जाता है, एक तो पहला होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो तब बनेगा जबकि पार्टिसिपेट एटम्स जो दे रखे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या करेगी, 100% सेम होगी, तो यहां पर आपको जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा कहलाएगा, आपको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर पार्टिसिपेट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, और ज्यादा खींचने के कारण इस कंडीशन पर आपको क्या करेगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे HF को ले लीजिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, आप जानते ही होंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग टेक प्लेस हो रही है, लेकिन इस शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कौन ज्यादा यूज कर रहा है, फ्लोरीन एटम यूज कर रहा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या करेगा, आपको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें कि पार्टिसिपेट एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो इस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड को बोला जाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नॉन पोलर की जगह पर इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, इसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तीसरे टाइप का बॉन्ड जो होता है, तीसरे टाइप का बॉन्ड जो होता है, इस तीसरे टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है इसके अंदर, देखिए यहां पर इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मेरे को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बताना जरूरी था कि व्हाट इज द मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में मेरे को बताना जरूरी था कि आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है, इसीलिए मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन बताया है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, देखिए बच्चों ये स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय अनदर ओनली वन एटम। It is a special type of the covalent bond in which sharing number of electron provided by the one atom and another atom use these electron। कि ये स्पेशल टाइप का जो था आपको क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें कि शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन जो था वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, केवल एक एटम के द्वारा ही प्रोवाइड करवाता है। जबकि हमने पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन जो होता है उनमें दोनों इलेक्ट्रॉन ही अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, शेयरिंग करने के लिए प्रोवाइडेड करवाते हैं। जबकि इस टाइप के बॉन्ड में शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉनों को केवल वन एटम प्रोवाइड करवा रहा है और दूसरा एटम जो है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, यूज करने का काम करता है। तो इस बॉन्ड को जो था जनरली क्या करा जाता है, एरो के द्वारा रिप्रेजेंटेड करा जाता है। ये एरो की टेल होती है, यहां पर एरो की ये आपको जो दे रखी है ये टेल है। ये टेल हमेशा किसकी साइड होती है, डोनर एटम किससे चालू होती है, डोनर एटम की साइड होती है। और ये इसका आपको क्या करेगा, हेड है, ये आपको हेड दे रखा है। ये हेड क्या करेगा, रिसेप्टर एटम जो होता है रिसेप्टर के साइड पर होता है। यह जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, गेन कर रहा है, इसके द्वारा होता है। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को जनरली क्या करा जाएगा, एरो के द्वारा रिप्रेजेंटेड करा जाता है।
इसकी टेल जो होती है, टेल किस डायरेक्शन पर होती है, डोनर एटम की साइड, और हेड जो होता है वो किसकी साइड पर होता है, आपको रिसेप्टर एटम की साइड पर होता है। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं बनाना चाह रहा हूं, आपको देखिए SO4 -2, इसको बोला जाता है, आपको क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, सल्फेट आयन बोला जाता है। इसके अंदर सेंटर एटम कौन है, सल्फर है। तो सल्फर के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, आपको पता ही होगा। यहां पर आपको ऑक्सीजन एटम जो दे रखा है, ऑक्सीजन एटम जो दे रखे हैं, एक ऑक्सीजन एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, आपको पता ही है ये। तो जब आप इसकी सल्फेट की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पर आपको देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये सल्फर एटम ये रहा, यहां पर एक ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, ये रहा ऑक्सीजन एटम। आप इसमें देख रहे हैं कि देयर इज ए -2 चार्ज। यहां पर आपको क्या करेगा, 2 -2 चार्ज है। नेगेटिव का मतलब ये पहले से इलेक्ट्रॉनों को लेकर आया हुआ है। कौन लेकर आया है, ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉनों को लेकर आया हुआ है। तो इनमें यहां पर आपको इस -2 चार्ज को मैंने क्या करा, किसी भी 2 एटम पर इक्विवेलेंट रूप से क्या कर दिया, लगा दिया है। अकेला एटम होगा वो डबल बॉन्ड बना के जुड़ता है, अगर एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ेगा। तो ये एक यहां से इसमें क्या करेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहां से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन एटम जो प्रेजेंट है, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना के जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सल्फर की वैलेंसी जो होती है, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 6 में से यहां पर आपको इसने एक सल्फर ने दे दिया, तो दूसरा कौन देगा, यहां पर आपको क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम। यहां पर आपने एक सल्फर ने दे दिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, यह ऑक्सीजन एटम। यहां डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड कर दिए, ये सल्फर ने करे हुए हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने एक ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। तो यहां पर टोटल मिला के देखो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4। अब इसके पास क्या हुआ, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये बचा रह गया। तो यहां पर ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन एटम जो प्रेजेंट है, ये सल्फर से क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इट्स मीन कि यहां पर जो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, केवल आपको कौन कर रहा है, सल्फर एटम प्रोवाइड करवा रहा है। और यूज करने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन एटम कर रहा है। तो इस टाइप का बॉन्ड जो होगा, इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, यहां पर आपको कि दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड जनरली जो होता है बिलोंग टू कोवलेंट बॉन्ड, और दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय द वन एटम। इस टाइप की बॉन्डिंग के अंदर आपको क्या करेगा, शेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केवल एक एटम प्रोवाइडेड करवाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है इनमें क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, यूज करने का काम करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये मैंने क्यों बताया था। मेरे को सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी था कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो दे रखा था एंड ऑर्गेनोमेटेलिक में कोऑर्डिनेशन शब्द का मतलब क्या है, यह मैं आपको बता रहा था। तो देखिए इन टाइप के एटमों में क्या होता है, जनरली यहां पर आपको देखा है, अगर हम इसको देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, तो यहां पर आपको क्या करेगा, ये वाले कंपाउंड जो होता है जनरली क्या करेगा, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंटों के द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली किनके द्वारा बनाया जाता है, ये वाले कंपाउंड जो होता है वो क्या करेगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा बनाया जाता है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको क्या करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। और एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या करेगा, लिगैंड जो होता है अपने लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉनों को, लिगैंड जो होता है अपने इलेक्ट्रॉनों को इनके एम्प्टी ऑर्बिटल में प्रोवाइड करवाकर इनके बीच में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यहां पर आपको मतलब समझा रहा हूं मैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या दे रखा है कि यहां पर आपको ये जो होता है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। मोस्टली इसमें क्या करा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो था पार्टिसिपेट करते हैं एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी आपको क्या करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन एम्प्टी ऑर्बिटल में जो था लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, डोनेट करता है।
और डोनेट करने के बाद में क्या होगा, जैसे ही ये डोनेट करेगा तो इनके बीच में ये क्या करेगा, लिगैंड तो हो गया डोनर, लिगैंड तो हो जाएगा आपको डोनर एटम, ठीक है, और ये क्या करेगा आपको कौन से होते हैं, ये किसका काम करेंगे, एक्सेप्टर का काम करते हैं, ये किसका काम करेंगे, एक्सेप्टर का काम करते हैं। तो लिगैंड और आपको मेटल एटम जिसके अंदर के वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इन कंपाउंडों को जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो था आपको क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होगा, एक तो सेंट्रल मेटल एटम जिसके पास के एम्प्टी आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंसी शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर आपको क्या करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करवा के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो चलिए एक बार आप चैप्टर को थोड़ा सा चालू करते हैं, मैं आपको ईच टर्म के बारे में और ईच कंसेप्ट के बारे में आपको सिखाता चलूंगा। देखिए सबसे पहले आपने देखा है इसके अंदर क्या कह रहा है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ये क्या चीज है, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि छोटी से छोटी चीजों को आपको क्या करेगा, आपको सिखाया जाएगा। सारे डाउटों को मैं एट प्रेजेंट ही आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ये मैंने आपको दोनों को बता दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर यहां पर आपको क्या करेगा, दिस टाइप ऑफ दैट कंपाउंड विल बी फॉर्म बाय द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, और इनके वैलेंसी शेल में क्या होता है, आपको एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में क्या करेगा, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को प्लेस करवा कर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसीलिए ये कैटेगरी ऑफ कंपाउंड होते हैं, दिस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए यहां से मैं आपको बता रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड है इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय आयंस और मॉलिक्यूल बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी, ठीक है। देखिए बच्चों ये वाली बात आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना कि दीज आर है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय आयंस एंड मॉलिक्यूल बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी, कि ये क्या करेगा, अपनी वैलेंसी से ज्यादा संख्या के अंदर, अपनी वैलेंसी से ज्यादा संख्या में इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर उसकी वैलेंसी से ज्यादा संख्या के अंदर आपको क्या करा जाएगा, आयन और मॉलिक्यूल सराउंडेड होते हैं। ऐसे इसीलिए है कि इसमें क्या करा जाता है, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं। देखिए एक सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे आप समझ जाएंगे। आपको देखिए यहां से आपको देखना है, विशेष रूप से आपको बात बच्चों ये वाली बात को ध्यान से समझ लेना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा आपको क्या करा जाएगा, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के द्वारा बनाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंटों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, डी ब्लॉक एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है n-1 होता है, डी हो गया 1 to 10 होता है, ns जो होता है इसके अंदर 1 से लेकर 2 तक होता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंटों का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। आप इस बात को जो है याद रखिए कि ये डी ब्लॉक एलिमेंटों का क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसको आपको याद रखना। मैंने आपको शब्द बताया था कि बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी, अभी इस शब्द का मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। इसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो प्रेजेंट है आपका जो था, एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो प्रेजेंट होता है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये होता है आपको n-2, ये होता है f, ये होता है 1 to 14, यहां पर होता है n-1, ये होता है आपको d 0 से लेकर 1, और ये होता है आपको क्या करेगा ns2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। आपको इस बात को याद रखना होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 ns2, और एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो n-2 f 1 to 14 n-1 d और ये ns2। इसके केस में आप बात करेंगे, इसके केस में बात करेंगे तो देखिए इसमें यहां पर आपको क्या करेगा, ये आपको क्या करेगा, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर बाहर वाला जो जाएगा वो क्या करेगा, डी ऑर्बिटल है, और यहां पर आपको क्या करेगा, एस ऑर्बिटल है। तो जब भी आपको क्या करेगा, नॉर्मल वैलेंसी को शो करा जाता है, तो नॉर्मल वैलेंसी को शो करने के लिए आपको क्या करा जाएगा, ये डी का इलेक्ट्रॉन जो होता है
ये किस में चला जाता है, आउटर एस ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिट होता है। तो इसके अंदर डी से एस के अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, ट्रांजिशन देखने को मिलता है, आपको क्या करेगा, ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और इसके कारण यहां पर आपको क्या करेगा, डी के ऑर्बिटलों की संख्या कैसी हो जाएगी, आपके डी के ऑर्बिटलों की संख्या कैसी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और खाली होने के कारण ये क्या करेगा, बियॉन्ड वैलेंसी को क्या करेगा, आपको शो करता है। मतलब बियॉन्ड वैलेंसी की वैल्यू को शो करने के लिए, बियॉन्ड वैलेंसी की वैल्यू को शो करने के लिए एटम के जो एलिमेंट एटम है या डी ब्लॉक एलिमेंट का जो एटम है, उसमें से डी इलेक्ट्रॉन जो था आउटर एस ऑर्बिटल के अंदर आपको क्या करेगा, ट्रांजिटेड हो जाते हैं। जिसके कारण ये क्या करेगा, जिसके कारण कि आपको क्या करेगा, ये बियॉन्ड वैलेंसी को शो करता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं। छोटे से एग्जांपल में है कि जैसे आपके घर में 4 कमरे हैं, 4 कमरों के अंदर आपको क्या करेगा, आपके भाई बहन मम्मी पापा वगैरह सब सोते हैं। लेकिन जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो मेहमान आने पर आपको क्या करेगा, मम्मी पापा ये कहते हैं कि आप अपने भाई के कमरे में सो जाओ, जिससे कि वो कमरा खाली हो जाएगा और उस कमरे को हम क्या करेंगे, उसके अंदर मेहमानों को ठहरा सकते हैं या मेहमानों को सोने के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि 5वां कमरा हमारे पास नहीं था। तो इसलिए हमने क्या करा, 4 कमरे हैं, 4 कमरे में पहले आप अपने भाई बहन मम्मी पापा वगैरह सब सोते हैं, फैमिली के पर्सन सोते हैं। लेकिन जब भी कोई मेहमान आएगा, तो इसके लिए कोई 5वां कमरा तो बनवाएंगे नहीं। तो 5वां कमरा बनवाएंगे नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी कोई मेहमान आता है तो इस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, मम्मी पापा आपको कहते हैं कि बेटा आप अपने भाई बहन के साथ जो है एडजस्ट कर लीजिए, और वो कमरा हम खाली करवा के अपने मेहमान को प्रोवाइडेड करवा रहे हैं। तो बियॉन्ड वैलेंसी का मतलब क्या है कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिटेड हो जाते हैं, किसके अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिटेड हो जाते हैं। और ये खाली होकर लिगैंडों के द्वारा, लिगैंडों के लिए जो है इलेक्ट्रॉन के, लिगैंडों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या लिगैंड जो होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में टेक प्लेस करवाकर इनके बीच में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कि इन टाइप के एलिमेंटों के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो किससे बिलोंग करता है, या तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट होगा या एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। मोस्टली इनके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें सेंट्रल एटम जो प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, बियॉन्ड वैलेंसी को शो करेगा। बियॉन्ड वैलेंसी की वैल्यू को शो करने के लिए क्या करेगा, इसके अंदर जो आपको इनर मोस्ट डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिटेड हो जाता है, किसके अंदर, आपको एस ऑर्बिटल में हो जाता है, जिससे कि ऑर्बिटल जो था खाली हो जाएगा। और ऑर्बिटल खाली होने पर जो लिगैंड है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल में प्लेस करके उनके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ द केमिकल कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द आयंस और मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर नॉर्मल वैलेंसी। कि इस प्रकार के केसों में सेंट्रल मेटल एटम जो होता है ये क्या करेगा, आपको बियॉन्ड वैलेंसी संख्या में, मतलब अपनी वैलेंसी से ज्यादा संख्या में आयन और मॉलिक्यूलों के द्वारा क्या करेगा, सराउंडेड होता है। तो बियॉन्ड वैलेंसी में क्या होता है, डी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, और इसमें क्या होता है कि जब डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को प्लेस करवा देगा वैकेंट ऑर्बिटल में और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या कहना चाह रहा था। ये शब्द जो था बियॉन्ड वैलेंसी, इसको मैंने आपको क्या करा था, समझाया था, बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी। तो मैंने जैसे ही आपको शुरू में भी कहा था कि बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि जब भी मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट और आपको ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी को मैं आपको क्या करूंगा, आपको क्लियर करवाता चला जाऊंगा। तो देखिए यहां पर आपको सेकंड पॉइंट जो कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि दीज आर आल्सो रेफर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला जाता है, ये इनको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल यौगिक, मतलब जिनके ऊपर के आपको क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो तो आपको क्या करेगा, प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर इन कंपाउंडों को क्या बोला जाता है, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। मतलब लिगैंड और मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड बनकर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनकर लिगैंड और मेटल एटम में, लिगैंड का मतलब क्या जो है, जो कि आपको सराउंडेड आयन और मॉलिक्यूल जो है, इनको जनरली क्या बोला जाता है, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए आपको क्या करेगा, जो एटम और आपका आयन या मॉलिक्यूल जो है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, आपको ये जो है ना एटम आयन या मॉलिक्यूल जो दे रखा है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, आपको क्या बच्चों क्या बोला जाता है, लिगैंड बोला जाता है। और लिगैंड और मेटल एटम के बीच जो
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर जो कंपाउंड बोला जाएगा इसको बोला जाता है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला जाता है। शुरू के अंदर ही मैंने आपको पहले बता दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है कि इस टाइप के कंपाउंडों में आपको क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए तीसरा पॉइंट जो बता रहा है इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रूप से जो बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। सैचुरेटेड मॉलिक्यूल का मतलब है कि जो ये क्या करेगा? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि ये आगे फर्दर किसी केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन शो नहीं करेंगे। सैचुरेटेड बॉन्ड आपने पढ़ा हुआ है, उसी तरीके से ये क्या करेगा? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होता है और कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनके अंदर ये पॉइंट याद कर लेना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो क्या करेगा? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होता है और इनके अंदर आपकी अलग एक अस्तित्व पाया जाता है, इनका एक अलग अस्तित्व पाया जाता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की वैल्यू को ये क्या करते हैं? शो कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल के साथ साथ जो था आपको क्या करेगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की वैल्यू को क्या करेगा? शो करेंगे। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि सैचुरेटेड हो गए हैं और सैचुरेटेड होकर ये क्या करेगा? बिना किसी अदर के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। और अपने क्या करेगा? एक जो था फ्री जो था आपको क्या करेगा? एग्जिस्टेंस की वैल्यू को या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की वैल्यू को क्या करेगा? शो करेगा। देखिए the properties of coordination compound completely differ from the participating atom, independent ion और molecule। ये आपको एक विशेष रूप से वाली बात को ध्यान रखनी है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात है, आपको इसके अंदर आपको क्या करना है? इसको याद रखना है। देखिए मैं यहां से समझा रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा है जिसके अंदर कि आपको क्या करेगा? NiCl2 होता है, इसको बोला जाता है आपको निकल क्लोराइड बोलते हैं। इसको बच्चों क्या बोला जाता है? निकल क्लोराइड। जब ये निकल क्लोराइड क्या करेगा? इसके अंदर निकल क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करवाता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएगा। तो इस समय पर पार्टिसिपेट एटम जो आपको पार्टिसिपेटिंग एटम जो प्रेजेंट है, पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वो निकल क्लोराइड है। निकल क्लोराइड की खुद की एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी, मतलब इसके खुद के क्या करेगा? इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है। इसी तरीके से अमोनिया की जो था आपको क्या करेगी? एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब ये दोनों आपस के अंदर जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद में क्या करेगा? अमोनिया इसके साथ जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड करते हुए एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। वो कंपाउंड किस टाइप से होगा? ये हो जाएगा Ni, ये हो जाएगा NH3 की पावर कैसे हो जाएगी? आपको 6, ठीक है। और यहां पर आपको इसके बाद ये हो जाएगा आपको क्या करेगा? ये हो जाएगा आपको Cl2। तो यहां पर आपको ये कंपाउंड बन गया। ये वाला कंपाउंड जो होता है ये कहलाता है, इसके अंदर क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। ये कंपाउंड जो होता है ये कहलाता है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट होगी, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो पार्टिसिपेंट एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल से क्या करेगी? जस्ट डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसीलिए यहां पर आपको एक बात बताई गई थी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इंडिपेंडेंट आयन और मॉलिक्यूल। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपको बन रहा था, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बन रहा है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी निकल क्लोराइड और अमोनियम जो निकल क्लोराइड और अमोनिया जो दे रखा था उससे क्या करेगी? एक डिफरेंट टाइप की होती है। इसकी एक आपको क्या करेगी? इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू को ये शो करेगा फ्रॉम द निकल क्लोराइड, प्रॉपर्टी ऑफ निकल क्लोराइड एंड प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। तो यहां पर ये कंपाउंड जो बनता है इसी को बोला जाता है बच्चों, ये क्या करेगा? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। जब आप इसको क्या कहते हो? व्हेन दिस कंपाउंड आर डिसॉल्व इन वाटर, जब ये क्या करेगा? पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद ना, देखिए बच्चों ये इसको बात ध्यान रखना, बड़े ब्रैकेट के बाहर की चीज जो होती है, बड़े ब्रैकेट के बाहर की चीज ही केवल डिसोशिएट हो पाती है। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीज बंद होगी इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीज प्रेजेंट है, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीज प्रेजेंट है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर की जो भी चीज होती है वो केवल आपको डिसोशिएट होगी। इसके अंदर की जो चीज होती है वो कभी भी आपको क्या करेगी? डिसोशिएट नहीं होती है। आप इस बात को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि आपको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जो भी आपको स्पीसीज प्रेजेंट होगी वो गर्म करने पर या पानी में घोलने पर कभी भी डिसोशिएट नहीं होती है। केवल आपको क्या करेगी? जो बड़े ब्रैकेट के बाहर की चीज है वो ही डिसोशिएट होती है।
तो यहीं पर आपको ये एक बार मैं इसको साफ करके बता देता हूं आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, अभी हमारे पास जो कंपाउंड बना था, इस कंपाउंड का नाम क्या था बच्चों? यहां पर आपको दे रखा था NiNH3, इसकी पावर दे रखी थी आपको, क्या कर रखी थी 6, और यहां पर बड़ा ब्रैकेट बंद था, और यहां पर आपको दे रखा था Cl2। ये हमारा कंपाउंड था, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे या इसको क्या करोगे, वाटर में घोलोगे, तो जो आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज बंद होती है, ये क्या करेगी, कभी भी आपको गर्म करने पर या पानी में घोलने पर कभी भी आपको डिसोशिएट नहीं होगी, बल्कि इसके बाहर की चीज जो होती है, ये बाहर का जो आपको क्या करके स्पीसीज है, ये स्पीसीज जो होती है, ओनली दिस स्पीसीज विल बी डिसोशिएटेड, एंड ये क्या करेगी, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को शो करेगी, और ये कभी भी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को शो नहीं करेगा। तो आपके ऊपर जो आपको जो टूटने के बाद में स्पीसीज ऑब्टेन होगी, वो कैसे हो जाएगा, Ni, ये हो जाएगा आपको क्या करेगा, NH3, इसकी पावर कैसे होगा 6, बड़ा ब्रैकेट बंद। यहां पर आपको क्या करेगा, एक क्लोरीन को कितने की जरूरत होती है, एक की, तो 2 क्लोरीन को जरूरत होगी 2 की, तो ये तो हो जाएगा आपको कैसे हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव आयनों के अंदर चेंज हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, निकल ने दिया है, तो ये क्या करेगा, +2 हो जाएगा। तो आप समझ ही गए, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होती है वो कभी भी डिसोशिएट नहीं होती है। बड़े ब्रैकेट के इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होती है वो कभी भी क्या करेगा, डिसोशिएट नहीं होती है। और ये क्या करेगा, आपको 2Cl नेगेटिव आयन, नाउ इट इज फ्री फॉर द शोइंग इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ये क्लोरीन इस समय पर क्या करेगा, क्लोरीन आयन जो प्रेजेंट है, ये अपनी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू को शो करने के लिए क्या है, यहां पर इस समय पर आपको फ्री है। तो इस बात को आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। यहां पर आपको क्या करेगा, देखिए यहां पर आपको एक चीज जो दे रखी है इसके अंदर कि NiNH3 की पावर 6 होल 2। यहां पर मैंने आपको पहले बताया कि NiNH3 की पावर 6 होल 2, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन जो प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि ये तो पूरा की पूरा एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तो पूरा की पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहां पर आपको क्या करेगा, इसके ऊपर होल के ऊपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज प्रेजेंट होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन बोला जाता है। तो एक बार हम इसका देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से बनती है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर लेते हैं, आपको शो करवाता हूं। देखिए आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बन रहा था, ये कोऑर्डिनेशन का इसका मतलब क्या है। देखिए इधर, यहां से इसके अंदर देखते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से देखना, एग्जाम्पल हमारा दे रखा था, Ni दे रखा था, यहां पर मैंने NH3 की पावर क्या दे रखा था, NH3 की पावर जो दे रखा था आपको क्या, देखिए Ni दे रखा था, ये आपको दे रखा है NH3, इसकी पावर दे रखी थी 6। यहां पर आपको क्या करेगा, होल 2 प्लस आपको दे रखा था 2Cl नेगेटिव आयन, ठीक है बच्चों। यहां पर आपको क्या करेगा, निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है, तो आपको वो होता, आपको क्या करेगा, निकल जो होता है, तो आपको याद होगा कोबाल्ट निकल कॉपर, कोबाल्ट निकल कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो यहां पर निकल का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, आपको 28 हो गया। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, आपको यहां पर लिखा जाएगा 3D8 और यहां पर लिखा जाता है 4s2 लिखा जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया बच्चों। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहां पर आपको मैंने बता दिया कि इसका जो था 3D8 4s2 हो गया। यहां पर आपको क्या दे रखा है कि निकल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, यहां पर +2 चार्ज था, तो ये क्या करेगा, जब +2 चार्ज प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा आपको 3D8 4s0 हो गया बच्चों, ठीक है। यहां पर आपको क्या करेगा, इसमें यहां पर अगर 3D8 की स्ट्रक्चर बना दी जाए, तो 3D8 की स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके अंदर, यहां पर तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, और यहां पर ये क्या करेगा, ये तो 3D, और ये क्या करेगा, आपको कौन सा हो जाएगा, आपको क्या करेगा, 4s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये पेयर, ये रहा एक, यहां पर आपको क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण ये क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग टेक प्लेस होगी, तो 2 2 4 2 6 2 8। एस के अंदर आपको कितने दे रखा, 1 है,
और यहां पर आपको क्या करेगा, पी भी प्रेजेंट होगा इसके अंदर। पी के अंदर आपको क्या करेगा, ये रहा पी एक्स, ये रहा पी वाई, ठीक है, और ये क्या करेगा पी जेड। 3d8 4s और ये क्या करेगा 4p। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए यहां पर आपको क्या करेगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है और ये वैकेंट ऑर्बिटल है। लिगैंड के रूप में आपको क्या दे रखे थे, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल दे रखे थे। तो यहां पर अमोनिया क्या करेगा, अपने यहां पर अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रोवाइडेट करवाएगा किसके, जो था वैकेंट ऑर्बिटल में। तो पहला अमोनियम आयन ये रहा अमोनिया, दूसरा अमोनिया अपने इसने भी आपको क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में प्रोवाइड करवा दिया। तीसरा अमोनिया ने यहां से करवा दिया आपको, ठीक है, 1 2 ये हो गया 3, ये हो गया आपको अमोनिया, ये हो गया। चौथा यहां पर आपको ये हो जाएगा, यहां पर आपको, ठीक है, यहां पर आपको जो चीज आ गई इसके अंदर 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। यहां पर आपको अमोनिया ये हो गया इसके अंदर आपको, ठीक है। यहां पर आपको करेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवाकर, इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइडेट करवाकर यहां पर आपको क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का क्या करेगा, आपको फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर आपको एक बात मैं बताना चाह रहा था बच्चों, निकल का 28 होता है तो 3d8 4s2 होगा। निकल पॉजिटिव होगा तो यहां पर आपको क्या करेगा, ये 3d6 4s0 और 4p0 हो जाएगा। ये 3d6 है, तो इस कंडीशन पर आपको ये भी ऑर्बिटल क्या करेगा, खाली होगा। इसके अंदर भी अमोनिया क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रोवाइडेड करवाएगा। तो देखिए यहां पर 1 अमोनिया 2 अमोनिया 3 अमोनिया 4 अमोनिया 5 अमोनिया और 6 अमोनिया। तो 6 अमोनिया के जो आपको अमोनिया के जो मॉलिक्यूल है, इसमें यहां पर आपको क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करा, प्रोवाइडेड करवाया। किसके अंदर, कि आपको सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में प्रोवाइडेड करवा के उनके साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का क्या कर लिया है, फॉर्मेशन कर लिया है। और इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की प्रेजेंस होने के कारण इसको क्या बोला जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोला जाता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। तो यहां पर मैंने आपको वही वाली बात बता रही है, 3d8 4s2 था, +2 के कारण यहां पर आपको हो जाएगा 3d6 4s0 4p0, ठीक है। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन किससे निकला था, यहां पर सबसे पहले +2 किसके से निकला था, s में से। तो 3d6 4s0 यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन हट गया। यहां पर इसके अंदर ये एक बात को देख लीजिए यहां पर, ठीक है, कि यहां पर निकल जो प्रेजेंट है, यहां पर आपको NiNH3 की पावर 6 पॉजिटिव 2 दे रखा है, ठीक है। जब आप इसकी स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो यहां पर आपको निकल जो दे रखा है 3d8 हो जाएगा, यहां पर आपको 4s0 हो गया। यहां से आप इसको करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर को मैं वापस से एक बार आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं, मैं आपको किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बन रही है। इसको मैं आपको एक साफ पीस से जो आपको बनाना सिखा रहा हूं, जरा इस वाली स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। इसमें मेनली बात क्या दे रखी है कि अमोनिया जो दे रखा होता है, अमोनिया की स्ट्रक्चर जो होती है वो किस टाइप से बनाई जाती है, इस टाइप से बनाई जाती है। और इसके ऊपर क्या करेगा, लॉन पेयर होता है। ये लॉन पेयर को क्या करेगा, अपने लॉन पेयर को मेटल एटम जो प्रेजेंट है, मेटल एटम जो प्रेजेंट है, इसके क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होता है, वैकेंट ऑर्बिटल में प्रोवाइडेड करवाकर इनके साथ क्या करा जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इस टाइप के कंपाउंडों को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। आई थिंक सो बच्चों, आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसे कहा जाता है। ये आपको पूरी मैकेनिज्म जो था अच्छी तरीके से आपको क्या कर रही होगी, क्लियर हो गई होगी। और मैंने आपको पढ़ाते समय हर चीज मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस करा था कि आपको मैं हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में अच्छी तरीके से आपको सिखाऊंगा मैं, और आपको इसके जो था हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करूंगा। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो तो आपको पढ़ते समय जो है सारी ईच एंड एवरीथिंग जो था वो क्लियर हो जानी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।